Hello everyone, welcome to the Commerce JRF Adda platform. This is Soumya Yadav here and I have qualified UGC NET JRF with 99.29 percentile in Commerce. तो जो भी स्टूडेंट जो भी कैंडिडेट यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको एमसीक्यूज मॉक टेस्ट पीवाईक्यू सारे यहाँ पे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। तो जो भी कैंडिडेट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो आज की बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आपके आज का जो सेशन है वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो कि मैं यहाँ पे विद डिटेल आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दिया हुआ है। ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रेजेंटेड टू फाइंड आउट, व्यापार खाता से जाना जाता है। योर ऑप्शंस आर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग इनकम। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपको इस क्वेश्चन के लिए ज्यादा से ज्यादा 20 सेकेंड्स दिए जाएंगे एंड आई होप 20 सेकेंड्स के अंदर अंदर आप लोग ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकें। चलिए टाइम इज अप। अब बात करते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया जाता है मैम? ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर बनाया जाता है। याद रखिएगा, अगर मैंने यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट लिखा है और आपने रट लिया कि ग्रॉस प्रॉफिट है और यहीं पे आपको ऑप्शन में कभी क्वेश्चन में ग्रॉस लॉस भी दे दिया जाए ना तो भी आप टिक लगा के आओगे। या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या तो ग्रॉस लॉस होगा ना। तो प्रॉफिट या लॉस दोनों में से कोई भी ऑप्शन होगा, आप टिक लगाओगे। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट जो है ना वो आपका प्रॉफिट या लॉस बनाने के लिए ही बनाया जाता है, जिसके अंदर आप अपने ओपनिंग स्टॉक लिखते हो, क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो, क्या सेल्स हुई, क्या परचेज हुआ, ये सारी चीजें जो है वो आप ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर लिखते हो, जिससे आपको पता लग सके कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है और कितना लॉस हुआ है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 बेटा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग वॉज इवॉल्व बाय। योर ऑप्शन आर स्टीवेंसन, विल्सन, ल्यूका पेसियोलो और चर्चिल। अब आपको बताना है कि किसने यहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग का यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया था और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 20 सेकेंड्स, विद इन 20 सेकेंड। दिस इज अ सिंगल लाइनर क्वेश्चन। सिंगल लाइनर क्वेश्चन में ज्यादा टाइम आप लोगों को नहीं लेना है, तो कोशिश करिए विद इन 20 सेकेंड्स आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए योर टाइम इज अप। इसका आंसर बता देते हैं, ल्यूका पेसियोलो। ल्यूका पेसियोलो ने ही बुक कीपिंग का सिस्टम यहाँ पर कॉन्सेप्ट इवॉल्व किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट्स बैलेंस, बैलेंस शीट बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट बैलेंस। हिंदी में भी क्वेश्चन है, जो भी हिंदी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी हिंदी में ऑप्शंस क्वेश्चंस दोनों दिए हुए हैं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है, क्या चेक करते हो आप ट्रायल बैलेंस के अंदर? चलिए टाइम इज अप एंड योर आंसर इज लेजर अकाउंट बैलेंस। बेटा देखो, सबसे पहले हम लोग जर्नल करते हैं, ठीक है ना। जब हम लोग स्टेटमेंट एनालिसिस करने के बाद, ट्रांजैक्शन एनालिसिस के बाद, सबसे पहला दूसरा काम क्या होता है, उसको पोस्ट करते हैं लेजर अकाउंट में। अब लेजर अकाउंट के बाद जो है ना बेटा, ट्रायल बैलेंस ये देखा जाता है कि डेबिट और क्रेडिट बराबर है या नहीं है। इसीलिए हम लोग ट्रायल बैलेंस यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं ताकि लेजर अकाउंट के बैलेंस को चेक कर सकें। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, इसका आपका फॉर्मूला बताना है कि ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होने वाला है यहाँ पे। और आपका टाइम जो है वो स्टार्ट होता है अब। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस सेल्स, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला बताना है आपको, वेरी बेसिक क्वेश्चन है। चलिए टाइम इज अप। देखो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है यहाँ पे, याद कर लीजिए, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऑप्शन नंबर 2, अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो डायरेक्टली आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो आप ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन माइंस, ऑयल वेल्स एंड क्वेरीज इज स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, एन्युटी मेथड या फिर डिप्लेशन मेथड। खानों, तेल कुओं तथा खदानों के लिए मूल्यह्रास की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, विद इन 20 सेकेंड्स ट्राई करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए टाइम इज अप एंड योर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डिप्लेशन मेथड। बेटा देखो क्या होता है, जब माइंस, ऑयल वेल्स, ये क्वेरीज जो होती है ना, ये आपकी खदानों में से जो चीज आप निकालते हो ना, जो ये नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं, अगर आपने इनको एक बार यूज कर लिया ना, तो फिर वो वही की वही चीज खत्म हो जाती है। अगर आपने तेल निकाल लिया है कुएं में से, तो जितना आपने तेल निकाला है वो उतना खत्म हो जाएगा, ठीक है। यही तो चीज होती है ना, क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्स एक बार आपने यूज कर लिया तो दोबारा वो चीज, उसकी वैल्यू वही खत्म हो जाती है। तो इसीलिए हम वहां पे डेप्लीशन मेथड यूज करते हैं। अब स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं करते मैम? क्योंकि स्ट्रेट लाइन बेटा जो है वो हम हर साल सेम अमाउंट को डेप्रिशिएट करते हैं। इस साल 10,000 है तो अगली साल भी 10,000, उससे अगली साल भी 10,000। रिटन डाउन वैल्यू मेथड जो होता है वो परसेंटेज पे लगता है। एन्युटी मेथड के अंदर हम लोग इंटरेस्ट को जोड़ जोड़ के करते हैं। तो डिप्लेशन मेथड ही बेस्ट होता है आपका मेथड, जो माइंस, ऑयल वेल्स, जो चीज खत्म हो जाए, एक बार यूज करके जो चीज खत्म हो जाए, उस पर डिप्लेशन मेथड ही यूज किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द शेयर्स आर इश्यूड टू प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विस एट द फेस वैल्यू, इन विच अकाउंट इट विल बी डेबिटेड? ऑप्शंस आर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, गुडविल अकाउंट, एसेट्स अकाउंट और शेयर कैपिटल। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जब प्रमोटर्स को शेयर्स इश्यू किए जाते हैं फेस वैल्यू पर, तो कौन सा अकाउंट यहां पर डेबिट होता है? चलिए टाइम इज अप। आंसर यहाँ पे होने वाला है गुडविल अकाउंट। अब मैम गुडविल अकाउंट क्यों होगा, एक बात बताइए। जो प्रमोटर्स होते हैं आपकी कंपनी के, जो प्रमोटर्स होते हैं, ठीक है, जो प्रवर्तक होते हैं आपकी कंपनी के, उनको जब बेटा वो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यानी आपकी कंपनी में वो आपको हेल्प करते हैं, पैसा लगाते हैं, कंपनी स्टार्ट करवाते हैं, उनके बदले में आप उनको दे रहे हो शेयर्स, कैश नहीं दे रहे आप उनको। प्रमोटर्स ने सर्विस दी, यानी काम किया आपकी कंपनी में, और उसके बदले आपने क्या दे दिया मैम? शेयर्स दे दिए उनको। तो ये गुडविल माना जाता है। शेयर्स गुडविल, कैश नहीं मिला है, गुडविल दिया हुआ है। यानी सर्विस जो होती है बेटा इंटेंजिबल होती है, जिसे हम टच नहीं कर सकते, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ये गुडविल हो जाता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर टू यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इन अ फर्म इज जीरो, लिमिटेड, अनलिमिटेड या फिर प्रोपोर्शनेट। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फर्म के अंदर पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है? शून्य, सीमित, असीमित या फिर अनुपातिक? चलिए टाइम इज अप। आंसर होगा मैम अनलिमिटेड, ऑप्शन नंबर थर्ड। अनलिमिटेड क्यों होता है समझ लीजिए। देखिए जो पार्टनर्स होते हैं ना फर्म के अंदर, उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। यानी अगर उन्होंने कोई लोन ले रखा है, फर्म ने, सपोज करिए फर्म ने कोई लोन ले रखा है, कहीं बाहर से थर्ड पार्टी से उन्होंने लाइबिलिटी ले रखी है, उनके पास लाइबिलिटी है, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए सोचो कि फर्म के अंदर जितना पैसा था वो कम पड़ गया। अब जितना ज्यादा आपने लोन लिया था बेटा, और आपके पास उतना पैसा था नहीं, कंपनी में कम पड़ रहा है, तो आप क्या करोगे? जो पार्टनर्स होंगे ना, जो वहां पे पार्टनर्स हैं कंपनी के अंदर, अब वो पर्सनली जो उनका सामान है वो भी वो बेचकर वो क्या करेंगे? उस लोन की भरपाई करेंगे। यानी आपका कर्जा, आपका लोन चुकाने के लिए जो पार्टनर होता है वो पर्सनली लायबिल होगा। पर्सनली लायबिल का मतलब ये होगा कि वो अपनी घर की चीजें बेचकर या अपने घर के पैसों से, जो उसके पर्सनल पैसे थे, उससे वो क्या करेगा मैम? फर्म के जो लोन है उसको पूरा करेगा, अगर फर्म के पैसे कम पड़ते हैं तो पूरा करने के लिए, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे बेटा आपका करेक्ट हो जाएगा, अनलिमिटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ ट्रायल बैलेंस? योर ऑप्शंस आर, इट लिस्ट डाउन द बैलेंस ऑफ अ बैलेंस शीट, इट लिस्ट डाउन द बैलेंस ऑफ अकाउंट्स, इट इज अ काइंड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इज नॉट अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। ठीक है, चलिए अब आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
चलिए टाइम इज अप। सबसे पहले बात करते हैं, इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा बेटा, बैलेंस ऑफ अकाउंट्स। मैंने अभी आपको बोला ना, डेबिट क्रेडिट के इक्वल है या नहीं, वही तो ये चेक करता है भाई। डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, यही तो ये दिखता है कि सही है या नहीं है। ठीक है, बाकी बात कर लेते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टाइप नहीं है। इट इज अ नॉट अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। बेटा नॉट नहीं है तो अकाउंटिंग साइकिल का पार्ट है ट्रायल बैलेंस। पहले बिजनेस एनालिसिस, ट्रांजेक्शन एनालिसिस होता है, फिर जर्नल होता है, फिर लेजर होता है, फिर ट्रायल बैलेंस होता है, ये तो पार्ट है। ठीक है, तो बाकी ऑप्शंस आपके गलत हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बैलेंस ऑफ अकाउंट्स चेक करता है ये। डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट है या नहीं, डेबिट क्रेडिट के बराबर है या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द मनी रिसीव्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स आर टू बी डिपॉजिट। योर ऑप्शंस आर with the controller of capital issues, in the company's bank account, in a specific account open in a scheduled bank for purpose, with the registrar of the companies. And your time starts now. जो आपको पैसा मिलता है शेयर्स को इश्यू करने के बाद, जो शेयर्स विद एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स जो डिपॉजिट करते हो, आप जमा करते हो, तो वो आप कहाँ पे जमा करोगे? वो शेयर्स जो आपको पैसे मिले हैं शेयर्स से, किसके पास जमा करना होता है या कहाँ जमा करना होता है उन पैसों को जो आपको पैसे मिले हैं शेयर्स से? चलिए टाइम्स इज अप। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, इन स्पेसिफिक अकाउंट ओपन इन अ शेड्यूल बैंक फॉर द पर्पस। देखो यहाँ पर क्या होता है, आप अपनी कंपनी के बैंक अकाउंट में बेटा वो पैसा जमा नहीं कर सकते। आपका जो आपने शेयर्स इश्यू करे थे, उनसे जो आपको पैसे मिले हैं, वो जो पैसे हैं बेटा, वो आप अपने कंपनी जो है वो अपने बैंक अकाउंट के अंदर जमा नहीं कर सकती। उसके लिए एक अलग से बैंक अकाउंट खोला जाता है, एक स्पेसिफिक अकाउंट खोला जाता है शेड्यूल बैंक में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ कैपिटल रिजर्व? एंड योर ऑप्शंस आर एसेट्स एक्विजिशन, शेयर्स प्रीमियम, रीवैल्यूएशन और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए, सो राइट आंसर होने वाला है मैम, बताइए क्या होने वाला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल रिजर्व, कौन सा नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, एसेट्स एक्विजिशन। एसेट्स एक्विजिशन का मतलब होता है कोई भी सामान खरीदना, कोई भी एसेट खरीदना, प्लांट मशीनरी बिल्डिंग। बेटा वो खरीद रहे हो, उससे तो पैसा जा रहा है ना आपका, कैपिटल रिजर्व कहाँ से आ रहा है आपका? भाई आप कोई संपत्ति खरीद रहे हो तो उससे तो आपका पैसा जा रहा है, रिजर्व थोड़ी ना हो रहा है। कैपिटल रिजर्व होता क्या है? देखो कैपिटल रिजर्व वो होता है जो आप कैपिटल प्रॉफिट से कमाते हो। यानी नॉर्मल जो बिजनेस हो रहा है ना, जैसे नॉर्मल डे टू डे कुछ भी आप बेच रहे हो, खरीद रहे हो, उससे नहीं। कैपिटल रिजर्व होता है जैसे साल में आपने कोई एक बड़ी मशीनरी खरीदी लाखों करोड़ों रुपए की, जो आपको आगे टाइम तक, फ्यूचर तक आपको प्रॉफिट देने वाली है, वो होता है कैपिटल प्रॉफिट। तो अगर मैं बात करती हूँ असेट्स खरीदना, इज नॉट अ कैपिटल रिजर्व। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, शेयर प्रीमियम। अगर आपके पास शेयर्स थे 10 रुपए के, और आपने वो क्या किए मैम, 10 की जगह 15 में आपने वो शेयर्स इश्यू किए, तो इससे आपको फायदा हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है। रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन का मतलब आपने अपने एसेट्स की वैल्यू बढ़ाकर दिखा रखी है, आपने अपने एसेट्स की वैल्यू बढ़ाकर दिखा रखी है, वो कैपिटल रिजर्व में माना जाता है। वही अगर आप अपने रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करते हो, कोई भी रिडेम्पशन हो रहा है शेयर्स का, डिबेंचर्स का, उसके लिए जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आप बनाते हो, वो भी कैपिटल रिजर्व के अंदर आता है। ठीक है, सो एसेट्स एक्विजिशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अमाउंट रिटन ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स वुड बी नोन, कैपिटल रिजर्व, प्रोविजंस, रेवेन्यू रिजर्व और लाइबिलिटी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। किसी संपत्ति के मूल्य में कमी के संबंध में अपलिखित राशि कहलाती है पूंजी संचय, प्रावधान, राजस्व संचय या फिर दायित्व। इसका जो राइट आंसर होने वाला है बेटा, वो प्रोविजन। अब देखो समझो प्रोविजन क्या होता है। आपको कोई अंदाजा है कि आगे चल के जो है ना, हमारे एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी, आपको थोड़ा सा आइडिया है कि आगे चल के जो है हमें लॉस हो जाएगा,
और या हमारे एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी, तो आप लोग बनाते हो प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब आप वही अमाउंट जितना आपको अंदाजा लग रहा है ना कि भाई 50,000 50 लाख जो भी अमाउंट है, उसको आप अलग से साइड में रख लेते हो, उस अमाउंट को, उसे बोलते हैं प्रोविजन। ठीक है, प्रोविजन बना देते हो, अलग से वो अमाउंट आप अलग से निकाल के रख देते हो कि आगे जो है हमें हमारी एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी, हमें लॉस हो जाएगा, इसीलिए हम प्रोविजन बना के रख देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। Encashing the bill before the date of its maturity is called endorsement of a bill, retirement of a bill, discounting of a bill, or dishonor. And your time starts now. Encashing the bill यानी किसी बिल की अदायगी तिथि से पूर्व नगद राशि प्राप्त करना कहलाता है। बिल का पृष्ठांकन, बिल की सेवानिवृत्ति, बिल की कटौती या बिल का अनादरण, बताइए। तो आपका आंसर होने वाला है यहाँ पे बेटा डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। अब समझ लो थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपका कोई बिल ड्रॉन हुआ था, ठीक है, आपका कोई बिल ड्रॉन हुआ और आपने क्या किया, आपने उसको पहले ही एनकैश करा लिया, डेट से पहले। सपोज करिए 30 तारीख को, आपका कोई भी डेट लगा लो, 30 मार्च समझ लीजिए, 30 मार्च को जो है वो आपका बिल यहाँ पर क्या होने वाला था मैम, मेच्योर होने वाला था। लेकिन आपको पड़ गई पैसों की जरूरत, अब आपको पहले चाहिए पैसे, तो आप क्या करोगे, आप जाके वहां पे पहले ही डेट से जाकर पहले क्या करोगे, अपना पैसा या मतलब ड्रॉन कर लोगे, बिल निकाल लोगे आप, ठीक है, मेच्योरिटी से पहले एनकैश करा लोगे उसको, पैसे ले लोगे आप। बस इसका इसका नुकसान क्या होता है, देखो एफडी में भी यही चीज होती है। आपने 5 साल की फिक्स एफडी करा ली अपने पैसों की, पर आपको जरूरत पड़ गई तो आप पहले निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे भाई, ठीक है पहले निकाल लोगे, लेकिन इसका नुकसान थोड़ा सा ये होता है कि कुछ पैसे कट के मिलेंगे आपको। ठीक है, अगर आपने 10,000 का था तो आपको 9,200 9,300 500 ऐसे कुछ पैसे काट लिए जाते हैं। बाकी ऑप्शन की बात करें, एंडोर्समेंट का क्या होता है, देखो एंडोर्समेंट का मतलब होता है जो आपको बिल था वो आपको किसी और को आपने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, पैसों की जगह आपने वो बिल किसी और को दे दिया, ठीक है। रिटायरमेंट का बिल मतलब ये होता है कि आपने पेमेंट पहले कर दिया, आपको पेमेंट तो 30 तारीख को करना था, ठीक है, बिल का, लेकिन आपने क्या किया, आपने 25 को ही पेमेंट कर दिया। डिसऑनर बिल का मतलब होता है कि आपने जो डेट थी ना, पेमेंट किया ही नहीं, डेट निकल गई और आपने पेमेंट किया नहीं, तो वो बिल हो जाता है डिसऑनर, याद रखिएगा। ठीक है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब होता है मेच्योरिटी डेट से पहले पैसा निकलवा लेना, बिल के मैच्योरिटी डेट से पहले पैसा निकलवा लेना उसे डिस्काउंटिंग कहते हैं। एंडोर्समेंट ऑफ बिल का मतलब होता है कि अगर जो बिल किसी के नाम था, जैसे आपको किसी को बिल आपने दिया 10,000 का, आपके पास बिल ऑफ एक्सचेंज था, बिल था, वो आपने आपको किसी और को पैसे देने थे तो आपने पैसे की जगह वो बिल उसको ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब होता है पेमेंट मेच्योरिटी से पहले कर देना। डिसऑनर का बिल का मतलब होता है पेमेंट करना ही नहीं, डेट निकल चुकी है पेमेंट नहीं करना, ठीक है, किया ही नहीं। याद रखिएगा, चारों चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है बहुत सिंपल लैंग्वेज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर इन विच देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए बताइए, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है कंपनी का या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है बेटा जहां पर ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों अलग अलग होते हैं। तो आप आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप बताइए क्या करना है इसके लिए। चलिए इसका आंसर होने वाला है बेटा कंपनी। कंपनी के अंदर ना ओनर होते हैं, ओनरशिप का मतलब शेयर होल्डर से मतलब है, मैनेजमेंट का मतलब जो डायरेक्टर्स होते हैं। तो देखो शेयर होल्डर का अलग काम होता है, ठीक है, मैनेजमेंट डायरेक्टर्स का अलग काम होता है, तो दोनों का अलग अलग सेपरेशन यहाँ पे होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, देखो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ही पार्ट हैं ये सारे, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी, ठीक है, इसी के टाइप्स हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में बेटा अकेला होता है, उसी का सब कुछ कंट्रोल होता है, उसी का मैनेजमेंट, उसी का ओनरशिप, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रॉफिट्स डू नॉट हैव टू बी शेयर्ड, दिस स्टेटमेंट रिफर्स टू। प्रॉफिट आपको शेयर नहीं करना है, पार्टनरशिप, जॉइंट इन द फैमिली, सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर कंपनी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
यहाँ पर ना प्रॉफिट का बंटवारा नहीं होता, ठीक है, याद रखिएगा। तो किस में प्रॉफिट का बंटवारा नहीं होता है? पार्टनरशिप में, जॉइंट इंटू फैमिली में, सोल प्रोप्राइटरशिप में, या फिर कंपनी में? चलिए, राइट आंसर इज सोल प्रोप्राइटरशिप। अभी मैंने बोला सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ एक ही बंदा होता है, एक ही आदमी होता है जिसका बिजनेस होता है, जिसका प्रॉफिट होगा, जिसका ही लॉस होगा, उसका ही कंट्रोल होगा, उसी का सब कुछ होता है। ठीक है। बाकी सब में साझेदारी होती है, कंपनी के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर, जॉइंट के साथ। ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बेटा यहाँ पे थर्ड करेक्ट हो जाएगा। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब सिर्फ एक पर्सन। अब मुझे एक बात बताओ, आप अकेले होगे तो आपका ही सारा कुछ है ना, आप किसी के साथ बांटोगे थोड़ी ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर्कड ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी? बताइए, फ्योल, पार्कर या वीबर? नीचे के ऑप्शन से बेटा उसको काट दीजिए, ये गलत ऑप्शंस आ गए हैं यहाँ पर। आप बताइए इन तीनों में से कौन सा राइट होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी किसने दी थी? बताइए, फ्योल ने, पार्कर ने, या वीबर ने? आपको पता होना चाहिए, वीबर ने ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी दी थी, पार्कर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी दी थी, तो बचा कौन मैम? फ्योल। फ्योल ने एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी दी थी, जो कि जिसमें 14 प्रिंसिपल से, याद रखिएगा, ठीक है, हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्सन हु एडवांस्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल? वीबर, टेलर, वेस्ट या फ्योल? साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया था? बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए। अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, वीवर ने ब्यूरोक्रेसी दिया था, फ्योल ने आपके एडमिनिस्ट्रेटिव दिया था, तो आपका बचा कौन मैम? टेलर। FW टेलर ने आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी दी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टनर हुज एसोसिएशन विद द फर्म इज अननोन टू द जनरल पब्लिक इज कॉल्ड? एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर या सीक्रेट पार्टनर? और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ऐसा कौन सा पार्टनर है बेटा जिस जो फर्म के साथ तो है, काम कर रहा है, पर लोगों को नहीं पता कि वो काम कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा बेटा, सीक्रेट पार्टनर। अब सारे पार्टनर समझ लो वन बाय वन। देखो, एक्टिव पार्टनर कौन से होते हैं? एक्टिव पार्टनर बेटा वो पार्टनर्स होते हैं जो कंपनी के अंदर काम करते हैं, डिसीजन लेते हैं, प्रॉफिट लॉस शेयर करते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं, सारा काम करते हैं। स्लीपिंग पार्टनर बेटा कौन से होते हैं? देखो, स्लीपिंग पार्टनर वो वाले पार्टनर होते हैं जो सिर्फ पैसा लगाते हैं। क्या लगाते हैं मैम? कंपनी में सिर्फ पैसा लगाते हैं, बाकी कोई काम नहीं करते कंपनी का, ना डिसीजन लेते हैं, ना प्रॉफिट लॉस, कुछ मतलब नहीं है उन्हें। उन्हें सिर्फ कैपिटल लगाना है, पैसा लगाते हैं। नॉमिनल पार्टनर बेटा वो पार्टनर होते हैं जो सिर्फ नाम के पार्टनर होते हैं, जैसे किसी अच्छे जानी माने नाम डाल दो, जैसे किसी सेलिब्रिटी को का आप ऐड कर दो पार्टनर में, सिर्फ नाम के लिए, ताकि रेपुटेशन बढ़े, बाकी उनका कोई काम नहीं होता। लास्ट है आपका सीक्रेट पार्टनर। बेटा सीक्रेट पार्टनर क्या होता है? कंपनी के साथ मिलके सारे काम करता है, डिसीजन भी लेता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो पब्लिक को नहीं पता रहता है, पब्लिक से छुपा के काम करता है, उसे बोलते हैं सीक्रेट पार्टनर। आपको मैंने चारों एक्सप्लेन कर दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द स्टडी ऑफ हाउ एंड क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दैट लीड्स टू हाई एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस? ऑप्शन है साइंटिफिक मैनेजमेंट, जॉब स्पेशलाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट या एलोकेशन मैनेजमेंट। अब आपका टाइम स्टार्ट होता है, चलिए। इस प्रकार का अध्ययन है जो बताता है कि कैसी संगठनात्मक संरचना कैसे उत्पन्न की जाए जिससे उच्च दक्षता एवं प्रभावशीलता प्राप्त हो। वैज्ञानिक प्रबंधन, कार्य विशिष्टकरण, प्रशासकीय प्रबंधन या आवंटन प्रबंधन? इसका राइट आंसर होने वाला है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर थर्ड बेटा करेक्ट हो जाएगा। देखो, वन बाय वन पढ़ते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है ना, वो प्रोडक्शन से रिलेटेड बात करता है, ठीक है। जॉब स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है जिसको जो काम आता है उसको वो काम करवाइए। अगर कोई इंसान अकाउंट में अच्छा है तो उसको अकाउंटेंट बनाइए, तो वो बेहतर करेगा। एलोकेशन मैनेजमेंट क्या होता है मैम? एलोकेशन मैनेजमेंट का मतलब रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूज करिए, कहाँ कहाँ अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं।
एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का मतलब ही यही होता है कि आपको एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना है बेटा, जहां पर सबसे ज्यादा इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी हो, सारे काम बहुत अच्छे से हो रहे हो, आपको प्रॉफिट हो रहा हो, वर्कर्स अच्छे से आपस में काम कर रहे हो, ऐसा स्ट्रक्चर डिसिप्लिन हो, आपको सब ऐसा मेंटेन करना है। जो आपके हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दिए थे उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। उसके अंदर आपको डिसेंट्रलाइजेशन भी करना है, उसके अंदर आपको स्केलर चेन यूज करनी है ताकि डिसिप्लिन में काम होता रहे, उसके अंदर आपको यूनिटी ऑफ कमांड यूज करना है, यानी एक सुपीरियर के अंदर एक ही सबऑर्डिनेट, एक ही सुपीरियर से एक ही बॉस हो उसका, उसी से आप मतलब वो ऑर्डर ले। ठीक है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबका गोल एक ही होना चाहिए। ठीक है, राइट प्लेस पे राइट काम होना चाहिए। सारे 14 प्रिंसिपल जो है इसके अंदर आते हैं, इसीलिए राइट आंसर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपकी। In a capital market, major supplies of instrument trading instruments are liquid corporation, instrumental corporation, manufacturing या फिर गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेशंस। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। कैपिटल जो मार्केट होता है जहां पर आप लोग क्या करते हो मैम, शेयर्स, इश्यूज, बॉन्ड्स, ये सब क्या करते हो, बाइंग और सेलिंग करते हैं वहां पे हम लोग। तो वहां पे सबसे ज्यादा सप्लायर कौन होता है, कौन सप्लाई करता है सबसे ज्यादा ये चीज है, वो बताना है आपको। इसका जो बेटा राइट आंसर हो जाएगा वो गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेशन है। सबसे ज्यादा सप्लाई जो है वो आपकी गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशंस करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इन ए प्राइमरी मार्केट, प्रॉपर्टी ऑफ शेयर्स विच मेड इट इजी टू सेल न्यूली इशूड सिक्योरिटीज कंसिडर्ड एज मनी फ्लो, लार्ज फंड, डिक्रीज लिक्विडिटी या फिर इंक्रीज लिक्विडिटी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। प्राथमिक बाजारों में अंशों का वह स्वभाव जिसमें नई निर्गमित प्रतिभूतियों का बेचना आसान हो जाता है। चलिए टाइम इज अप। इसका आंसर होने वाला है इंक्रीज्ड लिक्विडिटी। अच्छा पहले बताओ प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। प्राइमरी मार्केट बेटा वो मार्केट होता है जहाँ पे पहली बार नई जो सिक्योरिटीज होती है ना उनको बेचा जाता है, नई की मार्केट है ये। सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, जो पुरानी मार्केट होती है जहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ हो रहा होता है। लेकिन प्राइमरी मार्केट वो होता है जहाँ पे सबसे पहला नया न्यू इश्यू सिक्योरिटीज बेची जाती है। ठीक है, और वो इसीलिए बेची जाती है बेटा ताकि इंक्रीज लिक्विडिटी, यानी इससे जो है ना लिक्विडिटी बढ़े। लिक्विडिटी का मतलब जिससे आप अपनी सिक्योरिटीज को जल्दी से जल्दी कैश में बदल सको। तो जितनी जल्दी जल्दी कैश आपको मिल जाएगा उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इंक्रीज्ड लिक्विडिटी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अ मार्केटिंग फिलोसफी समराइज्ड बाय द फ्रेज अ स्ट्रॉन्गर फोकस ऑन सोशल एंड एथिकल कंसर्न इन मार्केटिंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग एंड सोशल मार्केटिंग। देखो क्वेश्चन में आंसर है सोशल बोला गया है, सोशल एंड एथिकल। ऐसी मार्केटिंग फिलोसफी जहां पर बोला गया है कि हम कस्टमर पे तो देखेंगे ही, ध्यान देंगे ही देंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि हमें सोसाइटी को देखना है, एथिकली हमें काम करना है, कोई मिलावटी चीजें नहीं देनी है, इन्वायरमेंट को कोई खतरा नहीं होना चाहिए, हार्म नहीं होना चाहिए। तो उसको बोलते हैं बेटा सोशल मार्केटिंग, ऑप्शन नंबर डी। ये तो क्वेश्चन में ही आंसर था इसका, अगर आपने सोशल पढ़ लिया होता तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स का कौन सा एलिमेंट यहाँ पर नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट, मार्केट या फिर प्राइसिंग। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपको याद होने चाहिए चार मार्केटिंग के पी होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। अब वही आपको बताना है, थोड़े से वर्ड इधर उधर चेंज हो सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर होने वाला है बेटा टारगेट मार्केट। अच्छा एक बात बताइए, प्रोडक्ट भी है मैम, प्राइस भी है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब मैम प्लेस होता है, तो प्लेस भी दिया हुआ है। टारगेट मार्केट जैसा कुछ भी नहीं होता, इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नॉट पूछा था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन टू कंपेयर बिटवीन टू कॉलेज यूनिवर्सिटी रिजल्ट, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, क्वार्टाइल मेडिएशन,
डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। किसी दो यूनिवर्सिटी या कॉलेज का अगर आपको रिजल्ट कंपेयर करना है तो सबसे अच्छा यहाँ पर कौन सा मेजरमेंट होने वाला है ऑफ डिस्पर्सन, बताइए। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है बेटा ऑप्शन नंबर 1, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता क्या है, देखो कभी भी किसी की दो चीज की परफॉर्मेंस को अगर आपको कंपेयर करना है तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देखा होता है। ये देखते हैं कितना क्लोज है कितना दूर है। अब सपोज करिए ये है फैक्ट्री नंबर ए, ये है फैक्ट्री नंबर, दूसरे कलर से कर देते हैं बी। अब समझो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। जो ए वाला है ना बेटा वो सेम क्वालिटी के प्रोडक्ट देता है, सेम क्वालिटी के। मतलब अगर अभी उसने प्रोडक्ट बनाया तो 10 में से 9 बनाया क्वालिटी पे, कभी वो 9.5 बना देता है, कभी वो 9.2 बना देता है, यानी आस पास बन रहा है। ठीक है। और जो बी वाली फैक्ट्री है ना बेटा वो क्या कर रही है, वो कभी तो यार प्रोडक्ट बना रही है एकदम 10 on 10, एकदम क्वालिटी का बना रही है, कभी बना रही है 10 में से 5 बीच का, कभी एकदम घटिया बना के दे रही है 10 में से 2 मार्क्स मिले। यानी एक वाली कंपनी है वो कंसिस्टेंट है, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यही फाइंड करता है कि कितना कंसिस्टेंट है। अब ये तो कंसिस्टेंट है बेटा, आस पास बना रहा है एकदम, कभी 9 10 में से 9.2 क्वालिटी का बन रहा है, 9.5 का बन रहा है, 9 का। लेकिन जो बी वाली है कभी तो एकदम अच्छा बना दे रही है, कभी एकदम खराब बना रही है। ठीक है। तो जहां पे कंसिस्टेंसी रहेगी ना वहां पे लो रहता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, क्या रहता है मैम, लो। और लो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो होता है वो अच्छा होता है। और जो एकदम दूर दूर बनाती है ना, कभी अच्छा कभी बुरा, उसको बोलते हैं हाई वेरिएशन। और जहाँ पे हाई कोएफिशिएंट वेरिएशन रहता है बेटा वो सही नहीं रहता। हमेशा लो वेरिएशन जो रहता है ना आपका, लो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वो ही बेटर बताता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कंसिस्टेंसी रहती है, वो हमेशा एक जैसा ही प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए जो भी कंपनी जो भी यूनिवर्सिटी है जिसका रिजल्ट जो होगा वो एकदम सेम आता है, हर साल सेम ही आता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो उसमें समझिएगा कि लो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है और वो बेटर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ अ मीन ऑफ अ परसेंटेज रेट्स एंड रेशियोज टू बी कैलकुलेटेड देन द सेंट्रल टेंडेंसी मेजर विच ऑफ द मस्ट बी यूज्ड इन सिचुएशन इज वेटेड अर्थमेटिक मीन, पेयर्ड अर्थमेटिक मीन, नॉन पेयर्ड अर्थमेटिक मीन, या फिर स्क्वायर ऑफ अर्थमेटिक मीन। यानी अगर आपका परसेंटेज दिया हो, रेशियो दिया हो, रेट्स दिए हो, तो कौन सा तरीका सबसे बेस्ट होता है, बताइए। तो बेटा सबसे जो बेस्ट मेथड होता है ना, वेटेड अर्थमेटिक मीन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कहीं भी जो है परसेंटेज दिया हो, रेट्स दिया हो, रेशियो दिया हो, तो वेटेड अर्थमेटिक मीन सबसे अच्छा तरीका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेथड यूज टू कंप्यूट एवरेज और सेंट्रल वैल्यू ऑफ कलेक्टेड डेटा इज कंसिडर्ड एज। कीवर्ड बताऊं आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, सेंट्रल वैल्यू, मीन, मीडियन, मोड। सेंट्रल वैल्यू का मतलब होता है मीन मीडियन मोड। कैसे निकालते हो आप, क्या बोलते हो उसको, मेजरमेंट ऑफ पॉजिटिव वेरिएशन, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजरमेंट ऑफ नेगेटिव स्क्यूनेस, या फिर मेजरमेंट ऑफ नेगेटिव वेरिएंस। स्क्यूनेस कैसे हो जाएगा, स्क्यूनेस तो इस तरीके से बनता है ना, या तो वो लेफ्ट साइड जाएगा या तो वो राइट साइड जाएगा, ये थोड़ी ना हो सकता है। मैंने आपको बोला मीन मीडियन मोड कौन बताता है, बताइए। इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी को ही तो मीन मीडियन मोड बोला जाता है भाई, इसका दूसरा नाम। चलिए नेक्स्ट बताइए, फुल फॉर्म ऑफ नबार्ड। नबार्ड का फुल फॉर्म बताना है आपको, बहुत इजी है तो बता दो चलो। नबार्ड का फुल फॉर्म, एन फॉर नेशनल, बी फॉर बैंक, ठीक है, ए फॉर एग्रीकल्चर, आर फॉर रूरल, डी फॉर डेवलपमेंट, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेथड टू एस्टिमेट द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, इन्वेस्टमेंट मेथड, कैपिटल मेथड, ह्यूमन मेथड, या इनकम मेथड। बेटा ऐसा कौन सा मेथड है
जिससे आप ये बता सकते हो कि हमारी जो है गरीबी रेखा कितना है, क्या है, अनुमान क्या है गरीबी रेखा में इंडिया में। तो वो कौन से तरीके से, कौन सा मेथड है जिससे आप, अच्छा इन्वेस्टमेंट से आप कैसे पता लगा दोगे? किसी चीज में इन्वेस्टमेंट लगाना, उससे गरीबी रेखा का क्या कनेक्शन है भाई? बताइए इसका क्या आंसर होगा? बहुत इजी है, इनकम मेथड। भाई किसी की सैलरी से ही तो पता लगा सकते हो कि इतने इतना इनकम आ रहा है तो ये अमीर है, इतना इनकम आ रहा है तो ये गरीब है। तो इनकम मेथड जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा रियल लाइफ से जोड़ के देखा करो, आंसर अपने आप लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आर ऑब्टेन्ड बाय पाशे फॉर्मूला, फिशर्स आइडियल फॉर्मूला, मार्शल एजवर्थ फॉर्मूला, या फिर फैमिली बजट मेथड। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, पहली बात तो होता क्या है? देखो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सिर्फ आपको ये बताता है कंज्यूमर कितना खर्चा करता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपको सिर्फ इतना बताता है कि कंज्यूमर खर्चा कितना कर रहा है। तो इसी किससे आप निकालोगे? ऑप्टेन बाई, इसका आंसर होगा मार्शल एजवर्थ फॉर्मूला। अभी जो मार्शल एजवर्थ फॉर्मूला है ना बेटा, ये बताता है कि कस्टमर किस चीज पे ज्यादा खर्चा करता है। अगर सपोज करिए, अब उसको खर्चा देखा जाएगा, सपोज करिए मैं एक कंज्यूमर हूँ और मैं खर्चा करती हूँ, तो देखा कि मैंने कॉस्मेटिक्स पे मैं ज्यादा खर्चा कर रही हूँ, कि मैं बेसिक चीजों पे ज्यादा खर्चा कर रही हूँ, या मैं मेडिसिन पे ज्यादा खर्चा कर रही हूँ, वो चेक करा जाता है। ठीक है, कि किस पे वो ज्यादा खर्चा करता है कंज्यूमर। मार्शल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तो सिर्फ ये बताएगा कि भाई इंसान खर्चा कितना कर रहा है, लेकिन मार्शल एजवर्थ फॉर्मूला के हिसाब से आप ये पता लगा पाओगे कि वो किस चीज पे ज्यादा खर्चा कर रहा है। यानी अगर मैं दो चीजें देखूं, कॉस्मेटिक्स या फिर मेडिसिन, तो मेरा ज्यादा खर्चा मेडिसिन का है, दवाइयों का है, तो मैं दवाइयों पे ज्यादा खर्चा कर रही हूँ। वो चीज कैलकुलेट करता है आपका मार्शल एजवर्थ फॉर्मूला। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, और अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा। तब से आगे कंटिन्यू, ये सीरीज कंटिन्यू करूंगी मैं पीवाईक्यूज की, बाकी आप लोगों के लिए मैराथन वगैरह भी लेकर आऊंगी। तब तक आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।